नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल यू मिकू रवियो में। दोस्तों, आज हम आपको परिसंचरण तंत्र, बायोलॉजी के एक टॉपिक परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। परिसंचरण तंत्र में दोस्तों हम ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ये परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आता है लसिका। लसिका किसे कहते हैं? चले हुए रक्त को लसिका कहते हैं। जैसे रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा होते हैं। इन सबको छानकर हम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को निकाल लें तो जो सफ़ेद और हल्के पीले रंग का जो द्रव होता है उसे हम लसिका कहते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट हमारा रक्त। रक्त के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहते हैं। रक्त का जो संगठन होता है यानी कि रक्त में क्या क्या होता है, तो रक्त में प्लाज्मा एवं रक्त कणिकाएं होती हैं। इसके बाद हम सबसे पहले प्लाज्मा को पढ़ते हैं दोस्तों। तो प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है और जो अन्य तत्व होते हैं वो 3% होते हैं। मध्य प्रदेश में पहला प्लाज्मा बैंक इंदौर में खोला गया था। 4 प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती हैं। दोस्तों, प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होता है। उस 7% प्रोटीन में 4 प्रकार की प्रोटीन होती है। जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन एल्ब्यूमिन होती है। इसके अलावा ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनिजोन और प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। अगला पॉइंट हमारा प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। प्लाज्मा प्रोटीन जो बनती है, प्लाज्मा की जो भी 4 प्रकार की जो प्रोटीन होती है वो कहाँ बनती है? यकृत में बनती है। किंतु ग्लोब्यूलिन एक ऐसा प्रोटीन है दोस्तों जिसका निर्माण लसिका में होता है। और दोस्तों पढ़ चुके हैं कि लसिका क्या होता है। लसिका जो होता है वो क्षणिक रक्त के लसिका कहते हैं। प्लाज्मा में रक्त का थक्का जमाने के लिए 13 कारक उपस्थित होते हैं दोस्तों, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो प्रोथ्रोम्बिन कारक होता है। इन 13 कारकों में कुछ इम्पोर्टेंट जो कारक है वो हम बताते हैं आपको। रक्त का थक्का जमाने में जो सहायक विटामिन होता है वो विटामिन के होता है। और 8वां कारक अनुपस्थित होने पर, जो 13 कारक होते हैं उनमें 8वां कारक अनुपस्थित हो जाए, मतलब 8वां कारक नहीं होगा, तो हमें जो बीमारी होगी वो होगी हीमोफीलिया ए। उसके बाद 9वां कारक अगर हमारे ब्लड में नहीं होगा तो उसे 9वें जो कारक है उसको क्रिसमस फैक्टर कहते हैं दोस्तों। 9वां कारक नहीं होने पर हमें हीमोफीलिया बी बीमारी हो जाती है। इस हीमोफीलिया बी को शाही बीमारी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यह बीमारी ब्रिटेन की महारानी को हुई थी। तो वो शाही परिवार से है, वो शाही घराने है, तो उनको जो बीमारी होगी तो वो बीमारी भी शाही होगी। तो शाही बीमारी हम दोस्तों कैसे कहते हैं? हीमोफीलिया बी को। इस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर हमारा कहीं से ब्लड कट जाए, मतलब कोई जगह कट जाए और ब्लड निकलने लगे तो थक्का नहीं जमेगा। थक्का नहीं जमेगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और दोस्तों आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि ब्रिटेन की महारानी जो है वो कितनी पावरफुल है। उसे इतनी बीमारी हो गई लेकिन अभी तक बिल्कुल कटी तक नहीं। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों हम 11 कारक अगर हमारे ब्लड में नहीं होगा तो बीमारी होगी हीमोफीलिया सी। हमने देख लिया है दोस्तों को हीमोफीलिया ए के बारे में, हीमोफीलिया बी के बारे में, हीमोफीलिया सी के बारे में। इसके बाद एक पॉइंट जो होता है रक्त को जमने से जो रोकता है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? एंटीकोगुलेंट। मतलब जो चीज़ें शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकती हैं उन चीज़ों को एंटीकोगुलेंट कहते हैं। अब मनुष्य में
कौन कौन से एंटीकोगुलेंट पाए जाते हैं? तो मनुष्य में हेपेरिन, जोंक जो लीच होती है, जैसे हम लीच कहते हैं, तो लीच में हीरोडीन नामक एंटीकोगुलेंट प्रोटीन रक्त का सही अंदर नहीं जमने देता। इसके बाद ब्लड बैंक में सोडियम ऑक्सीलेट और पोटेशियम ऑक्सीलेट का उपयोग किया जाता है। शरीर के अंदर दोस्तों एंटीकोगुलेंट नहीं जमने देते, और हम जो ब्लड डोनेट करते हैं तो उस ब्लड को बैंक में इकट्ठा करके रखते हैं, तो वहाँ पर ब्लड इसलिए नहीं जमता क्योंकि वो सोडियम ऑक्सीलेट और पोटेशियम ऑक्सीलेट का उपयोग करते हैं, जिससे रक्त नहीं जमता है। तो दोस्तों हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया, लसिका के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाएं दोस्तों जो हमारे पास होती हैं वो होती हैं आरबीसी। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं दोस्तों? एरिथ्रोसाइट। इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, रेड ब्लड सेल होता है। इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में, जो हड्डी हमारी जो कहीं कहीं खोखली होती है, तो वहाँ पर जो खोखली जगह होती है उसको मज्जा कहते हैं। तो वहाँ से आरबीसी का निर्माण होता है। जो हमारी बड़ी हड्डी होती है, मोटी हड्डी होती है, केवल उन्हीं हड्डियों से आरबीसी का निर्माण होता है। और इनकी मृत्यु दोस्तों पीलिया में होती है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? पीलिया में होती है। पीलिया को हम ब्लड बैंक एवं कब्रिस्तान भी कहते हैं। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का कार्य क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। एक तरह से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। तो ये जो काम करता है वो आरबीसी का होता है। इसके बाद हीमोग्लोबिन, 4 पॉलीपेप्टाइड जो आरबीसी बनता कैसे है दोस्तों, तो उसके बारे में देखेंगे हम। इसका निर्माण देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आरबीसी का जो आकार होता है वो द्वयावतल होता है। उत्तल और अवतल आपने पढ़ाई होगा। द्वयावतल होता है आरबीसी का आकार। इसकी संख्या को हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या को हीमोसाइटोमीटर से नापा जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है। आरबीसी की कमी से दोस्तों एनीमिया रोग हो जाता है। रक्त तथा आरबीसी का लाल रंग, यानी कि आरबीसी जो होती है वो रेड क्यों होती है? देखो दोस्तों, जैसे आरबीसी रक्त हमारा रेड होता है वो किसकी वजह से? आरबीसी की वजह से। लेकिन आरबीसी रेड क्यों होती है? वो हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। और हीमोग्लोबिन भी दोस्तों हमारे शरीर में 2 प्रकार का होता है। एक होता है हीमोग्लोबिन जिसे फेरस कहते हैं, आयरन यानी कि Fe2 पॉजिटिव। और दोस्तों हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें फेरस नहीं बल्कि फेरिक मिलता है, तो फेरिक को Fe3 पॉजिटिव कहते हैं। इसे मेथहीमोग्लोबिन भी कहते हैं। फेरिक को मेथहीमोग्लोबिन और फेरस को हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। आरबीसी दोस्तों जैसे टूटती है तो उसके बारे में देखते हैं। आरबीसी जब मरती है, कहाँ पर मरती है? पीलिया में। और मरती है तो वैसे नहीं मर जाती कि जाके बस अपने आप को सुसाइड कर लिया, वो टूटती है। तो टूटती कैसे है? तो टूटने के लिए सबसे पहले आरबीसी टूटती है तो उससे हीमोग्लोबिन बाहर आता है। हीमोग्लोबिन टूटता है दोस्तों हिम और ग्लोबिन। अब हिम टूटता है आयरन और 4 में, और 4 टूटता है बिलीवर्डिन में। बिलीवर्डिन एक हरे रंग का पदार्थ होता है। बिलीवर्डिन टूटता है बिलीरुबिन में, ठीक है, जो कि पीले रंग का द्रव होता है। और बिलीरुबिन दोस्तों हमारे मूत्र या मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। बिलीरुबिन की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो शरीर पीला पड़ जाता है और पीलिया रोग हो जाता है। इसके बाद में मलेरिया रोग में आरबीसी का आकार हंसिया नुमा हो जाता है। जैसे दोस्तों हंसिया देखा होगा आपने, सब्जी काटने वाला हंसिया, गाँव में अपने घर पर हंसिया देखा होगा, तो उसका आकार जो होता है वो आधे चंद्रमा जैसा होता है। तो ऐसी हमारी आरबीसी हो जाती है हंसिया नुमा। जैसे जिसका आकार चेंज होता है आरबीसी का, तो उसका जीवन काल भी चेंज होता है, उस पर भी असर पड़ता है जीवन काल पर।
तो आरबीसी का जीवन काल 30 से 40 दिन हो जाते हैं। वैसे अच्छी आरबीसी का जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन होता है, लेकिन आरबीसी का आकार चेंज होने पर उसका जीवन काल 30 से 40 दिन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि थैलीसीमिया में एक रोग है, आनुवंशिक रोग है, जिसमें आरबीसी के आकार में विकृति आ जाती है। आरबीसी का अलग अलग प्रकार का आकार हो जाता है। आरबीसी की सतह पर ए और बी एंटीजन पाए जाते हैं दोस्तों, जिसके आधार पर 4 रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने सन 1900 में की थी। जो निम्न प्रकार है, ये हमारे ब्लड ग्रुप है, और एंटीजन बोलेंगे जिनको ब्लड दे सकते हैं, एंटीबॉडी बोलेंगे जिनसे ब्लड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप चार्ट अच्छी तरह से देख लें और इसका आप रट लेना। दोस्तों आज हम आपको ये बता दें कि ये जो पीडीएफ है मेरी एमपीपीएससी एग्ज़ाम के दौरान बनाई हुई पीडीएफ है, कंप्यूटराइज्ड पीडीएफ है। दोस्तों आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और दोस्तों अगर मेरे इस चैनल को आपने ग्रो कर दिया, और मैं ज़्यादा नहीं मांगूंगा आपसे, बस 100 लाइक मिल जाए मुझे, तो मैं यह पीडीएफ फ्री सभी लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वरना आप टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, तो हम समय आने पर कई सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे स्टडी मटेरियल से। दोस्तों मेरे द्वारा बनाई गई सारी पीडीएफ एक क्रमबद्ध रूप से तैयार की गई पीडीएफ है, जो आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। दोस्तों एक रीसस बंदर था, तो रीसस बंदर पर 1940 में लैंडस्टीनर और बीनर ने रिसर्च किया था। उस रीसस बंदर से RH फैक्टर की खोज की गई। RH फैक्टर बोलते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव रूप में। तो जिस रक्त समूह में RH फैक्टर होता है उसे पॉजिटिव, और जिस रक्त समूह में RH फैक्टर नहीं होता उसे नेगेटिव कहते हैं। दोस्तों RH फैक्टर के आधार पर O नेगेटिव और O नेगेटिव सर्वदाता, यानी कि सबको ब्लड देने वाला, वही भी पॉजिटिव होता है वो सबसे ब्लड लेने वाला होता है। तो इसके आधार पर आप दोस्तों इस चार्ट को देख लीजिए और समझ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं WBC के बारे में। WBC को दोस्तों ल्यूकोसाइट कहते हैं, यानी हम शरीर का सैनिक भी कहते हैं। दोस्तों आपको हम एक बार बता दें कि हमारी जो शरीर में बीमारी होती है, तो बीमारियों को सही करने का काम दवाई नहीं करती हैं। दवाई हम जो खाते हैं वो शरीर के अंदर जाकर WBC को एक्टिव करती हैं। तो WBC उस बीमारी को इलाज करती हैं, बीमारी को ठीक करती हैं, यानी कि उस बीमारी के वायरस को या जीवाणुओं को भगाती हैं, मारती हैं। WBC हमारे शरीर में वैसे अब WBC कई प्रकार की होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो कुछ WBC तो एक्टिव रहती हैं 24 घंटा, लेकिन कोई भयानक बीमारी लगने पर कुछ WBC पहले से सो जाती हैं, वो अपना आराम कर रही होती हैं। उन्हें दवाई देकर, हम अलग अलग प्रकार की दवाई देकर अलग अलग प्रकार की WBC को जगाते हैं, उन्हें एक्टिव करते हैं, जिससे वो उस बीमारी के खिलाफ लड़ सके। तो दोस्तों ध्यान रखना कि कोई भी दवाई हमारी बीमारी को दूर नहीं करती। बीमारी को दूर करने का काम WBC करती है, लेकिन WBC को जगाने का काम, एक्टिव करने का काम दवाई करती है। तो WBC देख लेते हैं दोस्तों, इसे शरीर का सैनिक भी कहते हैं। अब इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है, और RBC का भी अस्थि मज्जा में। RBC का जीवन काल दोस्तों 20 से 120 दिन होता है। इसका जीवन काल 5 से 7 दिन होता है। कार्य शरीर की बीमारियों से रक्षा करना है इसका कार्य, और RBC का कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर में परिवहन करना। इनकी मात्रा दोस्तों ज़्यादा होने से ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर हो जाता है, और इनकी कमी होने से, इनकी मात्रा कम होने से ल्यूकोपेनिया रोग हो जाता है। WBC
कौन से प्रकार की होती हैं, तो इनमें कुछ प्रकार हम पढ़ लेते हैं। ऐसे तो इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल्स हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली WBC होती हैं, जो कि 24 घंटा एक्टिव रहती हैं। छोटी मोटी बीमारी होने पर हमें दूर छोटी मोटी बीमारियों से हमें दूर रखती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा लिम्फोसाइट जो कि सबसे छोटे आकार की WBC होती है, मोनोसाइट सबसे बड़े आकार की WBC, बेसोफिल्स सबसे कम संख्या वाली, और एसिनोफिल्स कवक पर पैरासाइट पर नियंत्रण करती हैं, यानी कि वायरस से लड़ने का काम करती हैं एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स में वृद्धि से दोस्तों एलर्जी नामक बीमारी हो जाती है। इसके बाद हम दोस्तों प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लेटलेट्स को बेमारू कहते हैं, इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनका जीवन काल इतना होता है 3 से 5 दिन, और इनकी मृत्यु विलियन होती है। प्लेटलेट्स का कार्य भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।